अब अपना प्रश्न उत्तर काल है। जो प्रश्न चैट बॉक्स में आए हैं मैं वही लूंगा। अच्छा, उन्होंने कोई लिखा नहीं है कि कौन तीनों में से कौन जवाब देंगे, तो कोई भी सब जवाब दे सकते हैं इसका मतलब। ठीक है। अब पहला प्रश्न है शैलेंद्र तिवारी जी का, कि वैक्सीनेशन के कितने दिन के बाद में हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं? कौन जवाब देंगे? डॉक्टर संजय राय। संजय जी हैं? जी हाँ, हूँ, बिल्कुल हूँ हाँ, यहाँ पे। वैक्सीनेशन के कितने दिन बाद ब्लड कर सकते? शैलेंद्र तिवारी जी का प्रश्न है। देखिए, वैक्सीनेशन के बाद कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है ब्लड डोनेट करने में, बट 3 मंथ पीरियड सेफ माना जाता है। जो क्लिनिकल ट्रायल हम कर रहे थे तो इसीलिए उसमें 3 मंथ का पीरियड रखा था। उसके कारण क्योंकि हमें कुछ इफेक्ट नहीं पता है उसके, कि अगर आप जो एंटीबॉडीज बन रही है या जो एंटीजन हम इंजेक्ट कर रहे हैं उसका जो है क्या इम्पैक्ट आएगा। बट 3 मंथ पीरियड को बिल्कुल ही सेफ माना जाता है, उसके बाद उसका इम्पैक्ट नहीं रहता है। तो इसलिए जो है 3 मंथ के बाद करना बेटर रहेगा, लेकिन अगर इमरजेंसी है तो कभी भी कर सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। इमरजेंसी ठीक में है। हमेशा ये है। जी हाँ। अगला प्रश्न है चैतन्य जी का। ये कई सारे फंगस आते हैं, फंगस के भी कई कलर आ गए हैं। पहले ब्लैक फंगस सुनने में आया, फिर व्हाइट फंगस, फिर ये फंगस, येलो फंगस सुनने में आ गया। ये सारे फंगस अलग अलग क्या है ये? इसका कौन जवाब देंगे? नाम नहीं लिखा है उन्होंने, कौन जवाब दें, किससे अपेक्षा है? राजीव जी दे सर दें, मैं नहीं तो डॉक्टर सर फंगस और इनके कलर पे मत जाइए, बेसिकली ज्यादा भ्रांतियां हैं इस सब के बारे में। फंगस आप समझिए कि ये जो एनवायरनमेंट में हर जगह रहते हैं, और ये ना तो कंटेजियस है ना हर किसी को होता है। ये फंगस सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को है जिनका इम्यूनिटी लो है, या जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा था, या जिनका डी डाइमर लेवल बहुत हाई है, उन्हीं को होता है, हर किसी को होता भी नहीं है, ये तो मानना चाहिए। और ब्लैक फंगस जनरली हम म्यूकोरमाइकोसिस को कहते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस इज अ सीरियस कंडीशन। और येलो तो हम वो जो एस्परजिलोसिस है उसको कहते हैं, और व्हाइट फंगस कैंडिडियासिस को कहते हैं। इनके इनके चक्कर में मत रहिए। आप ये समझिए कि आपको जो बहुत सीरियस पेशेंट्स हैं उन्हीं में ये होता है, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, और ऐसे सामान्यता कोविड के पेशेंट्स में नहीं होता, तो इसे घबराएं मत। ठीक है, बढ़िया। अगला प्रश्न है करण मेहान जी का है। वैक्सीन कौन सा लेना ज्यादा बेटर है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड? डॉक्टर सिरिन जी जवाब देंगे या? हाँ, सिरिन जी जे। वेल आई थिंक इसके लिए तो डॉक्टर संजय एक्चुअली बेटर सूटेड हाँ, यस, जवाब देने ठीक। के लिए। बट बेसिकली पॉइंट ये है कि बोथ वैक्सीन्स आर गुड इनफ। कोविशील्ड पे काफी सारी स्टडीज हो गई हैं, इंटरनेशनल स्टडीज भी हुई हैं। एंड कोवैक्सीन क्योंकि वायरल कोर्स एक बना हुआ है, सो उनका ये कहना है जो आगे स्टडीज को प्रूव करना है, इट्स नॉट बीन प्रूवन कि स्टडीज प्रूव करेगी कि वो म्यूटेंट्स के अगेंस्ट भी, जो हम कहते हैं वायरस का भी म्यूटेशन हो गया है, तो म्यूटेंट्स के अगेंस्ट भी कोवैक्सीन शुड बी मोर इफेक्टिव। बट ये सिर्फ अभी एक बात है, अभी प्रूवन स्टडीज नहीं आई है, बिकॉज ये अभी ट्रायल फेज में ही कोवैक्सीन चल रहा है। So in future it might be कि कोवैक्सीन is better, but right now they are almost same platform पे हैं। तो आपको ये है कि जो मिल रहा है वो लगा लीजिए, वैसे भी शॉर्टेज है, आपको जो मिलता है वो वैक्सीन लगा लीजिए। बहुत बढ़िया। डॉक्टर संजय कुछ सप्लीमेंट करेंगे? नहीं, दोनों ही वैक्सीन सेफ हैं, इफेक्टिव हैं। थोड़ा सा एज का ये है कि सेफर अगर 40 साल से ऊपर दोनों ही कोई भी लगा सकते हैं। लेस देन 40 ईयर बहुत सी कंट्रीज ने क्योंकि रिस्क जो साइड इफेक्ट से होते हैं, रिस्क एंड बेनिफिट का असेसमेंट करते हैं। जैसे कनाडा 40 साल के ऊपर के लोगों को ही देता है कोविशील्ड, उसके नीचे के लोगों को फाइजर वाली वैक्सीन देता है। वैसे ही जो है अगर फ्रांस की बात करें तो 55 साल के ऊपर को लोगों को देता है। शुरू में उन्होंने सबको दिया था। थोड़ा सा एज अगर कम है तो थोड़ी सी जो है ये जो क्लॉटिंग की बात कर रहे थे उसमें है, रिस्क है। और ये जो हमारा जो बढ़ाने का रीजन भी था एक उससे भी एसोसिएटेड है, क्योंकि ये वेक्टर प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, और अगर जल्दी जल्दी 2 डोजेस देते हैं तो रिस्क थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है अदर देन इफिकेसी। तो जो दो एक क्वेश्चन ये भी है, मैं उसका अभी आंसर दे देता हूं कि जो 2 डोजेस के बीच में गैप बढ़ाया गया है उसका साइंटिफिक रीजन भी है। लॉजिस्टिक हो सकता है, बट मेन जो साइंटिफिक रीजन है वो फर्स्ट है कि ये देखा गया कि 2 डोज का अगर गैप बढ़ता है तो बेटर इफिकेसी है। जो ओरिजिनल की स्टडीज हुई थी वह ब्राजील, यूके एंड साउथ अफ्रीका में
एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड ने किया था अपनी ओरिजिनल, और उसको लैंसेट में पब्लिश भी किया, जिसमें 62.1% इनका जो है इफिकेसी था। लेकिन अगर उसका जो है कुछ ग्रुप में जो है उन्होंने सब ग्रुप एनालिसिस किया तो ये पाया कि अगर कुछ लोगों को 4 हफ्ते के बाद लगा तो उसमें बेटर इफिकेसी था। और अब उसके बाद जब रोल्ड आउट हो गया तब उन्होंने स्टडी में पाया कि जितना गैप बढ़ता जा रहा है वह जो है बेटर इफिकेसी है, तो इसलिए 12 वीक तक उन्होंने रिकमेंड कर दिया था। साथ में ये भी देखा गया कि साइड इफेक्ट्स जो ये ब्लड क्लॉटिंग वाले हो रहे थे थोड़े बहुत ही रेयर है, ये मतलब बहुत ही रेयर है, उससे जो है वैक्सीन का बेनिफिट उससे कई टाइम ज्यादा है, बट रेयर अगर भी है तो उसको भी कम किया जा सकता है ये ड्यूरेशन को बढ़ा के, तो इस कारण से उसका ड्यूरेशन इन दो कारण से जो है बढ़ाया गया है। तो इसलिए दोनों ही सेफ है, इफेक्टिव है। अगर 40 से कम है तो प्रिफरेबली जो है इस समय जो अवेलेबल वैक्सीन है इसको ये लेना चाहिए 40 कोवैक्सीन। उसके ऊपर जो है दोनों ही, वैसे तो किसी भी ग्रुप के लिए बेटर है, क्योंकि अगर दो हमने गैप बढ़ा दिया है तो ऑलमोस्ट सेफ्टी बराबर है। ठीक, अपने गुलेरिया जी को रोज टीवी में देखते ही हैं, उनके टीम के सदस्य हैं डॉक्टर संजय राय जो है एम्स में। ठीक है, अगला प्रश्न है राखी मिश्रा जी। उनका प्रश्न है, मैं 1 महीना पहले कोविड से रिकवर कर गई हूं और अभी मेरे दाहिने कान में कुछ तकलीफ, दाहिने कान में और गले में डिस्कम्फर्ट होता है, क्या यह नॉर्मल है और मुझे क्या करना चाहिए? इसका कौन जवाब देंगे? डॉक्टर सिरिन दे रही है इसका जवाब। ठीक है। नहीं, आई फील अगर वो कोविड से रिकवर हो गई हैं 1 महीना पहले और अब उन्हें गले या कान में दर्द है, तो पहले तो आई थिंक शी कैन गेट अ चेकअप फ्रॉम अ डॉक्टर कि ये क्या ये रिलेटेड टू कोविड है कि नहीं, कि गले और कान में दर्द 1 महीना बाद व्हेन शी इज फुली रिकवर्ड, उनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन अगर नहीं है साथ में, सो व्हाट इज द रीजन कि गले और कान में दर्द आ रहा है। आजकल ये भी होता है कि इंसान बहुत कुछ सुनता है और सुनने की वजह से स्ट्रेस इंड्यूस भी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, आप सोचते हो एंड देन you start feeling a lot of things happening to your body. So I think it is not related to COVID. It just needs to एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए, because 1 week 1 month is a big gap. उसके बाद गले में क्यों कोविड का वापस दर्द, ऐसा कुछ लिंक तो बनता नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, किशोर जी का है कोई। उन्होंने लिखा है कि कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में जो गैप है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन कोविशील्ड का सुनने में आता है पहले 4 हफ्ते हुआ, फिर 6 हफ्ते हुआ, फिर 8 हफ्ते हो गया, ये बार बार कोविशील्ड में गैप क्यों बढ़ते जा रहा है? किशोर जी का प्रश्न है, कौन जवाब देंगे? कोविशील्ड का ये तो उत्तर आ गया रमेश जी, कोविशील्ड का उत्तर बता आ गया। ठीक है, कोविशील्ड ठीक का है। हमने आंसर दे ही दिया उत्तर था। आ गया इसका। वैक्सीन में चूंकि इफिकेसी उतनी ही है, दोनों ही ग्रुप को देखा गया, थोड़ा अगर गैप बढ़ भी जा रहा है, जैसे क्लिनिकल ट्रायल में करीब 26,000 लोगों को रिक्रूट किया था हम लोगों ने, लेकिन अगर उसको हमने ये भी देखा कि जिनका सारे लोग 4 वीक पे नहीं है, कुछ 5-6 वीक पे भी आए, बट इफिकेसी उतना ही है, जो 78% इफिकेसी आया है, तो इसलिए इनका नहीं चेंज किया गया। उनकी जो है कोविशील्ड की इफिकेसी भी बेटर हो रही है, प्लस साइड इफेक्ट कम हो रहे हैं, इसलिए चेंज किया गया। जी हाँ, ठीक है, अगला प्रश्न है शंकर जी का, व्हाट इज द सेफ पीरियड ऑफ कोविड इन्फेक्टेड पर्सन फॉर टेकिंग वैक्सीनेशन? ये भी शायद आ गया इसका जवाब। हाँ, इसका जवाब मैंने दे तो दिया था। वो कभी भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी रिवाइज गाइडलाइंस है, पहले 1 महीने था कि 1 महीने बाद ले लीजिए, अब 3 महीने है, लेकिन जो ग्लोबल एविडेंस है उनको अभी 1 साल तक जरूरत नहीं है। हो सकता है एविडेंस आए, मैंने पहले ही कहा था कि जो एविडेंसेस ये भी आ रहे हैं कि बेटर और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी दे रहा है, तो ऐसी जरूरत नहीं है, बट वो 3 महीने बाद ले सकते हैं। ठीक है, अवृत्ति विश्वास जी का प्रश्न है डॉक्टर सिरिन जी से इनका, कि जब वो बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चे मतलब क्या 18 आयु से कम के, या क्या आयु लिमिट क्या मान रही है? Yes, less than 18, less than 18. अच्छा, अगर करण मेहान जी का प्रश्न है अगला, इफ ए किड इज सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, हाउ डेंजरस इज कोविड फॉर दैट किड ऑफ अराउंड 8-9 years? If the kid is 8-9 years old and epileptic हैं, वो अपनी रेगुलर मेडिकेशंस ले रहे हैं, सो पर से कोविड से उनको कोई एडिशनल कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। इट इज नॉट वन ऑफ दोज कोमॉर्बिड कंडीशंस जो कुछ उसमें ऑल्टर करेगा ज्यादा। अगर एक चाइल्ड अपनी वेल कंट्रोल्ड मेडिसिन ले रहा है, एपिलेप्सी के लिए ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी मेडिसिन को बीच में स्किप ना करे। अगर वो अपनी प्रॉपरली मेडिसिन ले रहा है एंड गॉड फॉरबिड उनको कोविड इन्फेक्शन होता है 8 के 9 साल के बच्चे को,
इट विल मोस्टली बी अ माइल्ड एपिलेप्सी। उसमें ऐसा कुछ उसको हैम्पर या कुछ उसमें वैसा नहीं करेगी। जो रूटीन मैनेजमेंट कोविड की है, जो हमने बोला फीवर के लिए क्रोसिन दो, टेम्परेचर मॉनिटरिंग करो, वही करना है। बट यस, अपनी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आपने लेते रहने हैं बच्चे ने, वो बीच में बंद नहीं करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है किशोर जी का, वेदर इट इज सेफ फॉर ए पर्सन अफेक्टेड बाय ऑटो इम्यून डिजीज टू टेक वैक्सीन, देयर इज नो अदर प्रॉब्लम एंड एज इज 30 years, however he remains on medication for some time. सेफ है। बस उनको वहाँ अपने जो सेंटर पे लगा रहे हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसीलिए उनको सेंटर पे जाके लगवाना चाहिए। वहाँ पे एडवर्स इवेंट अगर कोई होता है, चांसेस नहीं है, मान लीजिए होता है, तो उसकी मैनेज करने की व्यवस्था रहती है। इसलिए जो है, और कोई ये कंट्राइंडिकेशन नहीं है, वो ले सकते हैं। चलिए, एक अगला प्रश्न प्रदीप सिंह का, लेकिन वो पढ़ने में नहीं आ रहे, वो अलग फॉर्मेट चेंज हो गया उसका। उसके बाद चलता हूं मैं, शशि रंजन जी हैं, वो पूछ रही हैं कैन फीडिंग मदर टेक वैक्सीन। ये मेरे ख्याल से डॉक्टर सिरिन जी के लिए होगा। ये मैंने बताया भी था कि फीडिंग मदर्स वैक्सीन ले सकती है। अभी हमारी जो स्टडीज है उनके लिहाज से कोविशील्ड इज अलाउड एंड दे कैन टेक कोविशील्ड वैक्सीन। ठीक है, और अर्पित जी का प्रश्न है, माय क्वेश्चन इज टू डॉक्टर सिरीन, इफ ए बेबी ऑफ 5 to 7 years गॉट फीवर एंड द सिम्टम्स आर ऑफ कोविड, इन दैट केस हाउ टू डील विद द बेबी बिफोर हॉस्पिटलाइज, how to take care of him by preventing ourselves from COVID, because child is to be dependent on parents for everything. यस, पहली बात है, अगर बेबी को कोविड हुआ है, 5 से 6 साल के बच्चे को जो हमेशा घर में ही रहता था, तो असूलन है कि उसको तो किसी अडल्ट से ही आया है। वो अडल्ट जरूर एसिम्प्टोमेटिक होगा, क्योंकि बच्चे को वरना कोविड आएगा कहाँ से। सो यस, अगर आपको अपने जो उसके इर्द गिर्द केयर टेकर्स हैं, वो आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, मास्क लगाने का, हैंड हाइजीन का। बट ये बात है कि इन्फेक्शन बच्चा उनको नहीं देगा, किसी अडल्ट ने ही बच्चे को दिया है और वो अडल्ट एसिम्प्टोमेटिक है। अब जहां तक बच्चे की केयर का सवाल आता है, बेबी 5 to 6 years के हैं, एज आई टोल्ड यू, आपको सिंपली उनका वायरल फीवर जैसे आप मॉनिटर करते हो या मैनेज करते हो वैसे ही करना है। हर 4 से 6 घंटे में टेम्परेचर चेक करना है। दवा आपने क्रोसिन ही देनी है। मार्केट में बहुत कॉम्बिनेशंस है, क्रोसिन विद मेफिनेमिक एसिड, क्रोसिन विद इबुजेसिक, पर आपका एम होगा कि आप सिर्फ प्लेन क्रोसिन दोगे। जस्ट प्लेन क्रोसिन दीजिए। एज आई सेड, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, यू डोंट हैव टू जंप द गन। पेशेंस रखना है। क्रोसिन को एवरी 4 to 6 hours देना है। बच्चे को स्पंजिंग करनी है, और बाकी उसका ओरल इनटेक में पानी वगैरह उसको ज्यादा पिलाना है। खाना कम खाना, कोई बात नहीं है, सैचुरेशंस देखने हैं, बस इतना ही करना है। एक सिंपल वायरल फीवर की तरह मैनेज करना है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अगला प्रश्नकर्ता का नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उनका प्रश्न है, वेदर चिल्ड्रन ऑफ 9 to 10 years कैन बी परमिटेड टू गो आउट एंड प्ले इन द पार्क। इट ऑल डिपेंड्स पार्क वो कैसा पार्क है। अगर आपका पार्क में वो बच्चे खेलने जा रहे हैं, 9 to 10 years वालों को मास्क पहनना चाहिए। और वंस दे आर गोइंग आउटसाइड, दे आर प्लेइंग आउटसाइड, they should obviously be at a distance with the rest of the people. अगर पार्क बहुत crowded है, which I don't think आजकल किसी का पार्क crowded है, तो वो अपना जाके खेल के आ सकते हैं। Yes, they can do the physical activity, but बाकी बच्चे अगर वहाँ और भी हैं तो उनके साथ ज्यादा होके वो सब नहीं करना है। अपना जो इनका सेट है, जो भाई बहन है या जो भी इनका सेट है, they can go and play with themselves. बहुत बढ़िया। शंकर जी दोबारा अपना क्वेश्चन डाले, मैं नीचे आ गया मैं प्रश्न के इसमें। अगला प्रश्न है सोहन लाल गादी, उनका है डॉक्टर संजय राय से, व्हाट यू सजेस्ट फॉर वीकनेस आफ्टर रिकवरी फ्रॉम कोविड। देखिए, किसी भी वायरल इसके बाद, डिजीज के बाद थोड़ी सी वीकनेस रहती है। इवन इन्फ्लुएंजा भी होता है, उससे इसमें रहती है, और कुछ लोगों को काफी दिनों तक रहती है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेते रहें, वह जो है, और बढ़िया न्यूट्रिशनस जो है खाना खाएं। इसको करते रहें, कुछ दिन में यूजुअली कम हो जाता है। बट अगर ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है कि उनका जो है थकान बढ़ने लगा है और जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगी, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तब उनको जो है किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज सिर्फ वीकनेस फील हो रहा है, बट ग्रेजुअली अगर कम होता जा रहा है, तो कुछ लोगों को कुछ दिनों तक वीकनेस रही है और वो ग्रेजुअली खत्म हो जाएगी। तो बस वो फ्लूइड अच्छा खासा लेते रहें, और साथ में जो है खाना बढ़िया से खाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कफ आफ्टर कोविड रिकवरी, हाउ मच डेज इट मे लास्ट। प्रश्न क्लियर हुआ? हाँ, कफ अगर है तो परसिस्ट कर सकता है। काफी लोगों को लंबे समय तक कफ परसिस्ट करता है, बट कब तक खत्म हो जाएगा
ये कहना मुश्किल है। ये यूजुअली 2 to 3 वीक तक भी कफ रह रहा है, उसको ध्यान देंगे, कफ की जो सीवियरिटी को मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि पोस्ट कोविड भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसलिए उनको मॉनिटर करना जरूरी है। अगर माइल्ड कफ है, सीवियरिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, तो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे सबसाइड कर जाएगा। लेकिन अगर वह, अगेन मैं यही कहूंगा कि अगर इंक्रीज सीवियरिटी कर रही है, कब से अगर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो उनको एक बार चेकअप कराने की जरूरत पड़ेगी, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन ना हो इसको देखने के लिए। ठीक है। अपने विनोद सिंह जी साईकुंज वाले एक प्रश्न है कि मैं भी 1 मंथ पहले रिकवर हो गया हूं, बट पेट अभी भी खराब रहती है, क्या यह नॉर्मल है या क्या करना चाहिए मुझे? डॉक्टर सिरीन। हाँ, अच्छा मैं आंसर दे दूं। अगर देखिए, पेट अगर आपका अचानक किसी समय खराब हुआ है, पहले से ऐसा नहीं रहता था, कि कोविड के बाद से हो गया, तो हो सकता है काफी एंटीबायोटिक्स आपने ये लिया हो, जो इस समय प्रिस्क्राइब हो रहा था, कुछ ड्रग के कारण से भी ऐसा हो सकता है। वो हमारा जो फ्लोरा होता है इंटेस्टाइन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर लगातार खराब रह रहा है, तो एक बार यहाँ दवा बताना अच्छा नहीं होगा, आप जो है किसी फिजिशियन को दिखा लीजिए। अगर लगातार 1 महीने से ऐसा है, तो वह थोड़ी सी दवा देंगे। घरेलू आप नुस्खा कर सकते हैं, दही ये सब खाएं, हो सकता है उससे अगर बेटर होता है तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये किया जा सकता है। कई बार दवा बहुत चलती हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स, तो ये सब प्रॉब्लम पेट का ये आ सकता है। जी हाँ। ठीक है। किशोर जी का प्रश्न है, व्हाट अबाउट बूस्टर डोज ऑफ वैक्सीन, वेदर इट इज लॉजिकल टू थिंक अबाउट बूस्टर डोज? अभी देखिए, बूस्टर डोज का ट्रायल चल रहा है, वी जस्ट स्टार्टेड करीब 1 हफ्ते पहले। वो इसलिए किया गया है कि कहीं जरूरत आगे पड़ सकती है, हो सकता है जरूरत न पड़े बूस्टर डोज की, बट अगर कहीं आगे जरूरत पड़ी तो एविडेंस हमारे पास रहेंगे। इसलिए अभी तक बूस्टर डोज जो है उसका कंसेप्ट नहीं है कि बूस्टर डोज देना है। हो सकता है बूस्टर की जरूरत ही ना पड़े, इसकी भी संभावना है। हो सकता है बूस्टर की अगर जरूरत पड़ेगी, जैसे बच्चों में हम देते हैं, डीपीटी होता है कि प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हम यूजुअली 16 महीने से लेकर 24 महीने में पे जो है देते हैं बूस्टर, और फिर 5 साल पे देते हैं। तो कभी कभी बूस्टर की जरूरत पड़ सकती है, कभी हो सकता है वो तभी जरूरत पड़ेगी कि सेम टाइप का वायरस है और प्रोटेक्शन हो रहा है इस वैक्सीन से, तो बूस्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर इतना स्ट्रेन चेंज हो गया कि वो नया आ गया, तो नया वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, बूस्टर से काम नहीं चलेगा। तो डिपेंड करता है कि वायरस कैसे बिहेव करता है। अभी बूस्टर रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न अवृति विश्वास जी का, बट मेरे को ये प्रश्न लगता है ये तो क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, फिर भी पूछ लेता हूं मैं। हाउ टू डील विद बिहेवियर इश्यूज ऑफ टीनेजर्स एज दे आर सिटिंग एट होम फॉर a years now, so many months now, issues like stubbornness, anger, raising voice, etc. is there, for it is a concern for parents nowadays. How to deal with that? Dr. Sirin ji. Yeah, this is a common thing आजकल, because सारे बच्चे अंदर हैं, एक लिहाज से घर में बंद हो गए हैं। But the important thing is teenage time by itself, as you said yourself, कि ये वैसे ही tough time होता है। Teens वैसे भी are very high on their hormones, they are always very fussy, and being locked up in the house और screen के साथ वो हमेशा almost addicted की तरह होते हैं, हर वक्त अपने screens पे होते हैं। इसमें मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स को थोड़ा सा फैमिली एक्टिविटीज टाइप बनानी पड़ेंगी। दे माइट बी लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज टीनेज एक ऐसा वक्त है, बच्चा हर चीज को रेजिस्ट करता है, हर चीज को फाइट करने की कोशिश करता है। तो आपको थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। बच्चों के बहुत सारे मूड्स को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, expecting them वो आपको बर्दाश्त करें। You have to take it in your stride, and कुछ कॉमन एक्टिविटीज बना दो कि ये जी हमारा स्क्रीन फ्री टाइम है, इस टाइम हम कुछ गेम खेल लेंगे, चाहे पुराने जमाने का कोई ताश का गेम खेल लो, कभी फैमिलीज लूडो भी खेल लेती, कैरम खेल लेती हैं। मतलब इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ बीइंग इन्वॉल्व विद द किड्स। और आजकल ऑब्वियसली मेड्स वगैरह भी कम आ रही हैं, तो बेटर है अपने टीनेज बच्चों को अपने साथ थोड़ा लगाओ कि चलो जी ये काम कर रहे हैं तो आप भी आज थोड़ी हेल्प कर दो, वहां मेरा थोड़ा हेल्प कर दो, just to interact with them a little bit more rather than expecting them to be perfect. You have to like work it towards it. चाहे कोविड हो चाहे कोविड नहीं हो, you have to be work for with the teenagers, वरना teenagers are a class apart. तो वो करना पड़ेगा। इसमें जी मैं ऐड करूंगा, मेरे 2 टीनेजर हैं जिनको मैं संभालता हूं, so I can very well empathize with yes doctor, the question. So ये डिप्रेशन, एंगर और स्टबर्ननेस बहुत कॉमन है। जैसे मैम ने कहा कि you have to bear with their tantrums,
तो सबसे जरूरी है कि यू शुड डू समथिंग कलेक्टिव। जैसे अपने बच्चों के साथ ये है कि स्क्रीन टाइम ऑफ है, विल टॉक अबाउट द पास्ट, मैं अपने पुराने समय के बारे में बताता हूँ उनको। एंड अगर बाहर जाना अलाउड हो तो वी कैन गो फॉर अ स्मॉल वॉक, कुछ खाने के लिए उनके लिए बना देते हैं, या फिर उनको अपने एक्टिविटी में शामिल कर लेते हैं, या फिर इकट्ठे होकर मूवी देख सकते हैं सब लोग मिलके, या यू कैन रीड अ बुक टू देम, और यू कैन डिस्कस सम आइडियाज। हमारे यहाँ हमने रखा है कि लेट्स टॉक कंट्रोवर्शियल, तो लेट्स टॉक कंट्रोवर्शियल में डिनर के समय में सब लोग बैठ के विल टॉक सर्टेन थिंग्स दैट डिस्टर्ब देम। सो वी टॉक इट थ्रेडबेयर, एंड किसी से कुछ छुपाए ना, क्योंकि बच्चों में डिप्रेशन भी हो सकती है ऐसे में। तो मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूँ जिनको एंटी डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जरूरत पड़ी। तो जस्ट ट्राई टू इन्वॉल्व देम इन एवरीथिंग दैट यू डू, दैट्स ऑल आई कैन से। ठीक है स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज जरूर करवाएं, अपने साथ एक एक्सरसाइज रजीम बनाएं जो रूटीन में उनके साथ एक्सरसाइज करें साथ में। डॉक्टर राजीव मैराथन दौड़ते हैं तो आयु ऑब्वियसली 25-30 की होगी, लेकिन इनके बच्चे जो है टीनेजर हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न करण। अच्छा, ये इस सवाल का के लिए हम चिंतन कर रहे हैं, सीआरटी बसंत कुंज जिस पर चिंतन कर रही है, आज 7:30 बजे बैठक भी है हमारी, उस पर डिसीजन लेंगे कि साइकोलॉजिकल इश्यूज को डील करने के लिए हो सकता है अगले सप्ताह में एक वेबिनार करें। ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस प्रकार के जो इश्यूज हैं कोविड अफेक्टेड फैमिलीज में, उसके लिए भी चिंतन चल रही है। फाइनल नहीं हुआ है, हो जाएगा तो हम उसकी सूचना देंगे आपको। करण मेहान, इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल sclerosis should she take vaccine? If yes, then which vaccine should she take? Multiple sclerosis, हाँ जी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट जो है कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन लेने का, लेकिन अगर उनको कोविड हो गया है तब तो जरूरत नहीं है, अगर नहीं हुआ है तो वह वैक्सीन ले सकती हैं। फिर भी जो मोस्ट टेस्टेड टेक्नोलॉजी पे है, शायद इनके लिए कोवैक्सीन प्रेफरेबली बेटर होगा। ठीक है, शंकर जी का सवाल है, कैन डायबिटिक पेशेंट टेक वैक्सीन? मस्ट टेक वैक्सीन, उनको तो जरूर लेना चाहिए डायबिटिक। This question was, Rameshji, purposely my elder brother was denied in West Bengal to give him vaccine because he is carrying because he is a diabetic patient. डायबिटिक ही ज्यादा रिस्क पे है, सबसे ज्यादा रिस्क पे है। And I actually challenged that person. I told, he said, get a certificate from physician that he is fit. And this is I know this is the reality. Unfortunately, everybody is interpreting in their own way. And I take example of West Bengal where he was died. संजय जी जवाब दे रहे हैं। A diabetic patient is part of priority group for vaccination. उसको तो वैक्सीन देना ही देना चाहिए। उसको कैसे, how can you say no to a diabetic patient? ये तो समझ में नहीं आ रहा है उसको तो सबसे, क्योंकि जो मैंने जो शुरू में ही कहा था कि हमें लाइफ बचाने पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वैक्सीन वही काम कर रहा है कि सीवियरिटी कम कर रहा है। और डायबिटिक जो है सबसे ज्यादा रिस्क पे है। अगर जितनी कोमॉर्बिड कंडीशन है, ओबेसिटी एंड डायबिटिक उनमें सबसे टॉप पे है कोमॉर्बिड कंडीशन में, तो इसलिए उनको जो है तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी में कवर करना चाहिए। बस मेरे ख्याल से 1-2 प्रश्न और लेते हैं। किशोर जी का डॉक्टर संजय राय से प्रश्न है कि वैक्सीनेशन का भी क्या साइड इफेक्ट है? ऐसे न्यूज में, सोशल मीडिया वगैरह में चल रहा है कि वैक्सीनेशन का भी साइड इफेक्ट है, तो क्या सच है, क्या ठीक है, इसमें क्या गलत है? देखिए, जब भी हम पब्लिक हेल्थ में बात करते हैं तो जो नुकसान है, लॉस है और बेनिफिट है, उसका तोलते हैं कि क्या है। अगर बेनिफिट बहुत ज्यादा है तो हम उसको देते हैं, कुछ नुकसान के बाद, जैसे किसी भी वैक्सीन का, पोलियो की हम वैक्सीन देते थे ओरल, जिनकी इम्यूनिटी कम होती थी, क्योंकि लाइव वैक्सीन था तो कुछ बच्चों को पोलियो करता था, बट हमने लाखों सेव किया और खत्म किया। तो कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ सीवियर भी हैं, जैसे ब्लड क्लॉटिंग का, बट बहुत ही रेयर है। इस टाइप के साइड इफेक्ट जो है, बट जो उसका बेनिफिट है वह ज्यादा है। इसीलिए मैंने कहा कि बच्चों में अभी जो है, जब देने की बात हो रही थी, कि बच्चों में हमें वह देखना पड़ेगा कि बैलेंस करना पड़ेगा कि क्या बेनिफिट उतना है कि हम बच्चों के लिए रिकमेंड इसीलिए जो नहीं करते। डॉक्टर श्रीन ने भी कहा था कि अभी जो है इनमें माइल्ड है, तो अगर माइल्ड है तो और सीवियर नहीं है, और ये वैक्सीन अगर सीवियरिटी को रोक रहा है तो बच्चों में कितना जस्टिफाइबल है। इसीलिए हम ये कर रहे थे कि उसका रिस्क अगर साइड इफेक्ट का थोड़ा भी है बच्चों में, और वो बेनिफिट नहीं दे पा रहा है जो एडल्ट में दे रहा है, तो अभी हमें, तो इसलिए पब्लिक हेल्थ में हम बहुत कुछ सोच के कोई भी डिसीजन लेते हैं। बेनिफिट ज्यादा है, ये सब माइल्ड साइड इफेक्ट हैं कुछ, और कुछ जो है
अगर सीरियस भी हो रहे हैं तो बहुत ही कम है, वो कई लाख में 1-2 हो रहे हैं, तो इसलिए वह साइड इफेक्ट है। जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट का अभी कुछ पता नहीं, वो नहीं कहा जा सकता है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ नहीं होगा। कुछ वैक्सीन में लॉन्ग टर्म रिपोर्टेड है, बट उसका लगता नहीं कि ऐसा साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि जो ये दोनों वैक्सीन है वो थोड़े से टेस्टेड टेक्नोलॉजी पे हैं। जो कोवैक्सीन है वो तो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी पे है, और कोविशील्ड भी जो है वह थोड़ी टेस्टेड टेक्नोलॉजी पे है, बहुत पुरानी नहीं है। पिछले 7-8 सालों से हम इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। जो मैसेंजर आरएनए है वह बिल्कुल ही नई वैक्सीन है, नई टेक्नोलॉजी पे है। लॉन्ग टर्म उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमें रियली किसी को कोई आइडिया नहीं है, उसको बस जब तक हम वॉच नहीं करेंगे तब तक कहना मुश्किल है। ठीक है। जी हाँ। आवृत्ति जी का अगला प्रश्न है, कोविशील्ड वैक्सीनेशन लेने के बाद से खांसी आ रही है, ऐसा क्यों? ये कोइंसिडेंस हो सकता है। कफ, देखिए थोड़े से सेम सिम्टम जो है आ सकते हैं, क्योंकि बॉडी जो इनके बाद भी कोविड के बाद जो सिम्टम्स आते हैं वह भी इम्यून रिस्पांस के कारण मेनली आता है। आपका फीवर भी आ रहा है तो सेम सिम्टम्स कर सकता है थोड़ा बहुत, बट वो माइल्ड रहता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है। अगर परसिस्ट कर रहा है सिम्टम, इवन 3 दिन के बाद भी परसिस्ट कर रहा है, तो उनको जो है अपनी जांच करा लेनी चाहिए। हो सकता है उनको कोविड का इन्फेक्शन भी हो गया, ये बहुत सी अनकॉमन नहीं है। बहुत से लोगों ने कंप्लेन की वैक्सीन लिया, दूसरे दिन फीवर हुआ, हम लोगों ने कहा कि फीवर जो है उसके कारण से हो सकता है, वैक्सीन के कारण से, और वह बढ़ता रहा फीवर, 4-5 दिन बाद कराया, टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। तो इसलिए अगर उनको परसिस्ट कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, सिर्फ कफ या सोर थ्रोट है, तो भी उनको टेस्ट करा लेना चाहिए कोविड का। ठीक है। अगला है मनीष चतुर्वेदी, ये 10-12 दिन पहले कोविड से रिकवर कर गए हैं, इनको माइल्ड कफ होता है और कफ के कारण इनको लेफ्ट चेस्ट में लेफ्ट साइड में पेन भी होता है। माइल्ड कफ हो सकता है, वो परसिस्ट कर रहा है, और अगर चेस्ट में पेन भी होता है, चेस्ट में। अगर देखिए लेफ्ट चेस्ट में पेन कफ कारण से भी जो है, थोड़ा इन्फ्लेमेशन है उसके कारण से भी हो सकता है। उसमें या कास्ट्रो, बहुत ज्यादा कभी कभी खांसी जो है कास्ट्रोकॉन्ड्राइटिस हो जाता है, मतलब रिब्स जहाँ पे ज्वाइंट कर रही है वहां पे भी पेन होने लगता है। वो थोड़ा ये टेस्ट कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग लेके देखें, उसमें हो सकता है पेन बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि यह अपने आप ठीक होने की संभावना है। थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी ले सकते हैं, बट अगर परसिस्ट कर रहा है और ज्यादा पेन हो रहा है, कब भी अगर बढ़ रहा है, तो एक बार फिर भी फिजिशियन से जो है दिखा लेना चाहिए। उनका क्वेश्चन को उन्होंने करेक्ट किया है कि नहीं लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में पेन होता है चेस्ट का, तो भी वही सेम बात जवाब है। लेफ्ट राइट एक ही जवाब है। मनीष जी को कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस या सर वो हमारे साथ दौड़ते हैं, ये हमारे अपने मनीष जी हैं। अच्छा, ठीक है। चैतन्य जी का प्रश्न है कि कोवैक्सीन लेने के कितने दिनों के बाद में विदेश जाना है? इनका बेटा जो अमेरिका रहता है वहां जाना चाहते हैं, कई वर्षों से नहीं गए हैं, सर तो इसका कितने जवाब दिनों के गैप से? इसका जवाब मैं दूंगा, क्योंकि ये मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो उसको मैंने सर्च किया था। कोवैक्सीन अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत सारी कंट्रीज से रिकॉग्नाइज नहीं है। कोविशील्ड जो है वो रिकॉग्नाइज है अधिकांश देशों से, तो कोवैक्सीन के लिए इनको वेट करना पड़ेगा जब तक WHO रिकॉग्नाइज नहीं कर लेती फेज 3 ट्रायल्स और बाकी देश उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर लेते। तभी घर बैठे हैं चैतन्य जी, अभी तो नहीं जा सकते। नहीं, ये मेरा क्वेश्चन डॉक्टर संजय जी से था, तो वो मुझे लगता है कि इस बारे में शायद ज्यादा पुख्ता जानकारी रखते होंगे। वो आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो WHO रिकॉग्निशन हो जाएगी उसका जो है थोड़े महीनों में। WHO ने अभी ये नहीं दिया हुआ है उसको, इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि हमारा इसका जो है पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिकेशन नहीं है। जो पब्लिक इन्होंने रिजल्ट पब्लिश अभी नहीं किया है, फेज 1 फेज 2 का किया हुआ है, फेज 3 के डेटा को पब्लिश नहीं किया हुआ है। इसलिए जो है उन्होंने कहा है कि पहले आप पब्लिश कर लीजिए। मोस्ट प्रॉब्ली बाय सितंबर परमिशन मिलेगा इनको, जो कोवैक्सीन को है इसका। लेकिन ट्रेवल के लिए अभी इम्यूनिटी पासपोर्ट जो है किसी कंट्री ने नहीं कहा है कि ट्रेवल के लिए मैंडेटरी कोई भी वैक्सीन, बट मोस्ट लाइकली बाकी वैक्सीन को जिसको WHO ने अप्रूव किया हुआ है उनको मिल जाएगा। अगर ट्रेवल पासपोर्ट के लिए इसको इम्यूनिटी पासपोर्ट एज ए इम्यूनिटी पासपोर्ट जो है वैक्सीनेशन को लेते हैं, तो अभी ये इसको नहीं मिलेगा कोवैक्सीन को, टिल सच टाइम WHO इसको अप्रूव नहीं कर रहा है। अभी तक WHO ने अप्रूव नहीं किया है, और इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसका जो है 3rd फेज का जो है किसी पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिकेशन नहीं हुआ है।
सर रंजीत सिंह का अगला प्रश्न है कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में कोविशील्ड का 12 वीक्स का गैप होना चाहिए, बट सिचुएशन अगर कुछ और हो तो क्या बिफोर 12 वीक्स भी ले सकते हैं क्या, या ले ही नहीं सकते किसी भी हाल में? देखिए अब उनको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अब उसमें जो है, जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऑलरेडी चेंज हो चुका है। जो लोग जा रहे हैं उनको 12 वीक के बाद ही मिलेगा। हाँ, वापिस लौट आ रहे हैं। हाँ, वो वापिस लौट आएंगे, तो ऑलरेडी चेंजेस हो गए हैं उसमें, तो 12 हफ्ते के बाद ही मिलेगा। ऐसी कौन सी कंडीशन आ गई कि उनको पहले लेना? हो सकता है कहीं उनको विदेश जाना हो या कहीं जाना हो, इसलिए शायद ये कंडीशन होगी, तो वो जाके वहां भी ले सकते हैं। कई देशों में कोविशील्ड लग रहा है, तो वहां पे ले सकते हैं। हाँ, जगदीश बंसल जी का प्रश्न मेरे ख्याल से जवाब हो चुका है। वैक्सीन हाउ मेनी डेज आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, इसका तो जवाब हो चुका है। सुमित हांडा जी का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न रहेगा ये, अब क्लोज करेंगे, समय हो गया है। वेदर WHO हैज इम्प्लीमेंटेड ट्रैवल कंडीशंस, जो आपने बताया, कोई WHO की गाइडलाइन में है क्या कुछ ये? आज की डेट तक अभी नहीं है। पहले उन्होंने ये कहा था, वही ये अभी जो जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था, WHO ने अभी 10 मई को ही निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा कि नेचुरल इन्फेक्शन जो है और वैक्सीन बराबर है। तो इसलिए जो है, अगर ट्रेवल का करेंगे पासपोर्ट, तो नेचुरल इन्फेक्शन को भी उतना ही महत्व दिया जाएगा जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है। बट अभी तक इम्यूनिटी पासपोर्ट जो है जारी नहीं कर रहे हैं, नहीं वैक्सीन को, नहीं नेचुरल इन्फेक्शन को, अभी तक नहीं है। लेकिन कल हो सकता है। अलग अलग कंट्री अपनी अपनी कर सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग WHO को ही माने, बट ऐसा नहीं है, अभी तक WHO ने नहीं किया ऐसा। ठीक है, अभी इसको सेशन को 1.25 घंटे समय हो गया है, पूरा करते हैं। बहुत हमने स्ट्रेन दिया तीनों डॉक्टरों को, और बड़े प्रश्न आए, बहुत जवाब मेरा मिले एक थे। सवाल है, सॉरी टू इंटरप्ट, वो मैंने शुरू में ही लिखा था, वो मिस हो गया शायद आपसे। मैं अच्छा। डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ, मेरी सिस्टर को र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है और पिछले 6-7 सालों से वो मेड्रोल और फॉलिट्रेक्स ले रही है। तो कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर वैक्सीन लें तो क्लॉट हो सकता है, तो प्लीज आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और वो 43 इयर्स की है। आखिरी प्रश्न रहेगा, और किसी का प्रश्न हो तो चैतन्य जी को, मुझे, आकाश जी को, किसी को हम संपर्क कर सकते हैं, हम डॉक्टरों से जवाब लेके पहुंचा देंगे। थैंक यू राखी जी का सो मच। ठीक है। देखिए, इस कंडीशन में ये होता है कि जो इम्यूनोजेनिसिटी होती है, मतलब जो एंटीबॉडी जैसे बनते हैं, हो सकता है इनमें उतना बेटर न बने ड्रग्स के इफेक्ट्स के कारण से, लेकिन उनको जो है वैक्सीन लेने के लिए कोई मनाही नहीं है। और इनमें भी जो है, अगर सेफ ऑप्शन की मैं बात करूं तो सेफेस्ट है इसका ये कोवैक्सीन, इनके लिए भी कुछ कंडीशन में कोवैक्सीन जो है ठीक है। अब मैं हमारे CRT के कन्वेनर भरत चढ़ा जी को आग्रह करूंगा, धन्यवाद ज्ञापन करें, वोट ऑफ थैंक्स देकर कार्यक्रम का समापन करें। थैंक यू सो मच सर, प्रणाम। Thank you, Ramesh ji. Thank you, Dr. Sanjay Rai, Dr. Shireen, and Dr. Rajiv Sudan, for taking out time from their hectic schedule and listening to the queries so patiently and answering them in a very detailed manner. I would also like to thank everyone who took our time to join this webinar, and I hope that panels of doctors are able to answer all your queries. But due to this time constraint, as Ramesh ji mentioned, that we are always with you, and we will be with you, and we will be conducting these kind of sessions very often. So from CRT, Vasant Kund team, Seva Bharati, RSS, we would like to thank everybody for joining the webinar. Thank you so much.